नमस्कार, मैं डॉक्टर सैफन शाह, डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। और आज हम बात करेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में, जो कि हमारी कंट्री में एक मेजर इशू है। गवर्नमेंट का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं और उसमें काफ़ी मौतें होती हैं। मैं आपसे ये एक अपील करना चाहता हूँ कि हम कभी कभी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बच सकते हैं। मैंने जो है बहुत बार ऐसा देखा है कि मैं हाईवे पर ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी अगर गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, कोई और गाड़ी 100 की स्पीड से है, तो वो जो है ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहने हुए है। तो ये चीज़ तो हम खुद को एक खतरे में डाल रहे हैं। सारे के सारे 4 व्हीलर्स वालों को कंपल्सरी तौर पे अपना सीट बेल्ट पहनना चाहिए। सारे के सारे बाइकर्स को हेलमेट लगाना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम ओवर स्पीडिंग ना करें। मैंने जो है अक्सर कई बार देखा है कि जहाँ पे ओवर स्पीडिंग के कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे जाके लोग गाड़ी स्लो कर देते हैं, उसके बाद फिर से स्पीड अप करते हैं। सो ये चीज़ ठीक नहीं है। बाइकर्स को भी 80 या 100 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि आप दिन के समय ट्रैवल करें, रात के समय में ट्रैवल ना करें। अगर कोई मजबूरी है, अगर आपको रात के समय में ट्रैवल भी करना है, तो आप दिन के समय सो लें और या आप अपने ड्राइवर से कहें कि वो सो ले अच्छे से। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फैमिली पूरी आई थी, 4 लोग 5 लोग थे। उनकी पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था और उसका सिर्फ एक कारण यही था कि उनका ड्राइवर रात में सो गया था गाड़ी चलाते समय। तो वो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ, वो जो गाड़ी फ्लिप होके पूरे हाईवे के दूसरी साइड आ गई और उसमें दूसरी साइड से जो कार आ रही थी उसमें भी लोग काफ़ी आहत हुए थे। अगर वो ड्राइवर दिन में सो लिया होता और या अगर वो रात में ट्रैवल नहीं करते तो शायद उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। और उस गाड़ी में चारों के चारों लोग बहुत सीवियरली इंजर्ड थे। किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड थे और करीब 2 महीने 3 महीने वो लोग सब के सब हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे और उनकी काफ़ी मल्टीपल सर्जरीज के बाद वो लोग कुछ बेटर हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे बार ऐसा होता है कि आप एक्सीडेंट्स को पहले से ही बचाव कर सकते हैं उसका, और कुछ उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट ना हो। अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं या आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं और अगर आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है और या आप अगर देखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको वहाँ क्या करना है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे हमको अपना एक एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये देखता हूँ कहीं भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, दूर से देखता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, 90% लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। ये चीज़ आप प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो जो है हेल्प कीजिए, वरना आप वीडियो मत वहाँ शूट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे और केओस होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट्स में एवरी मिनट काउंट्स। एक मिनट ज़रूरी होता है पेशेंट को सेव करने के लिए। जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको पुलिस हैंडल करेगी, आप मत हैंडल कीजिए। प्लीज फॉर गॉड सेक आप मत हैंडल कीजिए, उसको पुलिस हैंडल करेगी। यहाँ पे लोग ड्राइवर्स को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मत कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि आप जिसका एक्सीडेंट हुआ है और या जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है उनको आप बचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने देखा है कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, आप अपनी गाड़ी रोकिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वहां जाके देखिए कि वहां पे किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया है कि नहीं, वहां पे जो पेट्रोलिंग की गाड़ी को कॉल किया गया है कि नहीं किया है। अगर लोग गाड़ी में फंसे हुए हैं तो उनको ये कोशिश करें कैसे भी गाड़ी से बाहर निकाला जाए और उनको बहुत सेफली से गाड़ी से बाहर निकाला जाए। मान लीजिए उनका पैर कहीं फंसा हुआ है, हाथ फंसा हुआ है, सर फंसा हुआ है, तो उसको बहुत संभाल के आप गाड़ी से निकाल के रोड के साइड में उसको आप लेटाएं और उसके सर को स्थिर रखें। हो सकता है किसी की गर्दन में चोट लगी हो, और जो है गर्दन की चोटें मौत का कारण बहुत होती हैं। सर्वाइकल स्पाइन में इंजरीज होती है, पेशेंट की डेथ बहुत कॉमन है उसकी वजह से। तो आप गर्दन को, सर को स्थिर रखें। अगर हाथ या पैर में से कहीं से खून का बहाव बहुत है तो उसको आप किसी चीज से सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको लाठी हो, डंडा हो, उसको आप पैर के नीचे या हाथ के नीचे लगा के किसी चीज से भी, चादर से, गमछे से उसको बांध सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कहीं से खून का बहुत रिसाव है तो हो सकता है कि कोई खून की नाली फटी हो मेजर। खून की नाली अगर फट जाती है तो वो एक बहुत ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम होती है और पेशेंट्स को कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल पहुंचना होता है और कुछ ही घंटों में उनको जो है ऑपरेशन थिएटर पहुंचना होता है। अगर मान लीजिए किसी की खून की नाली फट गई है और बहुत ज़्यादा खून का रिसाव है, तो आप ये नहीं वहाँ जान पाएंगे रोड पे कि इसकी खून की नाली कितनी फटी है, क्या फटी है। आपको सिर्फ ये करना है कि उसके हाथ को, पैर को, जहाँ से भी खून का रिसाव है, उसको किसी चीज़ से भी स्प्लिंट कर देना है। स्प्लिंट करने का मतलब ये है कुछ भी अखबार हो, कुछ जो है फट्टा हो या कुछ भी लकड़ी हो, उसके साथ उसके पैर को किसी भी चीज़ से, रुमाल से या फिर टॉवल से या किसी गमछे से बांध देना है और फौरन के फौरन उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। जब खून की नाली फटी हुई होती है तो वो 2 जो है बातों से उसको जो है
जाना जा सकता है। जब ये जो है पेशेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको डॉक्टर देखेंगे, डॉक्टर खून की नाली का बहाव देखेंगे कि हम जैसे यहाँ पे पल्सेस देखते हैं ऐसे ही पल्स देखते हैं, ऐसे ही हम पैर में पल्सेस देखते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को वो पल्स नहीं आ रही है, एब्सेंट पल्सेस हैं, एब्सेंट पल्सेस का ये मतलब है कि वहाँ पे खून की नाली में चोट है और खून का बहाव हाथ में या पाँव में नहीं हो रहा है उतना। बहुत छोटी छोटी नालियाँ होती हैं कभी कभी, तो उनसे बहाव रहता है, लेकिन वो बहाव इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जो खून की सप्लाई को जो है उसकी पूर्ति कर सके। एक तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि इनकी खून की नाली में चोट है, और कुछ जांचें ऐसी होती हैं कहीं पे अल्ट्रासाउंड से भी देखा जा सकता है कि जो खून की नाली में चोट है कि नहीं है। सीटी एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है कि जिससे हमको सही तौर पे मालूम होता है खून की नाली में चोट है और जो है कितनी चोट है, और खून का बहाव पाँव में या हाथ में आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मान लीजिए ऊपर से जख्म नहीं है, चोट नहीं है, लेकिन वो बहुत सूज गया है, बहुत टाइट हो गया है, तो भी ये होता है कि जो है बाहर से चोट नहीं हो लेकिन जो है खून की नाली अंदर से फट गई है। अगर आपको किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले उस हॉस्पिटल में फोन करके ये पूछिए कि वहां पे सीटी एंजियोग्राफी होता है कि नहीं होता है, एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड वहाँ पे है कि नहीं, या किसी प्लास्टिक सर्जन और या किसी वैस्कुलर सर्जन की सुविधा है कि नहीं। वैस्कुलर सर्जन्स वो सर्जन्स होते हैं जो कि खून की नाली को जोड़ते हैं और जहाँ प्लास्टिक सर्जन्स भी करते हैं। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर उधर लोगों से बात करने के बजाय डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में फोन करें और उनसे ये पूछें कि आपके यहाँ सीटी एंजियोग्राफी का टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं, और आपके यहाँ प्लास्टिक सर्जन और या वैस्कुलर सर्जन की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं, और हम पेशेंट को 1 घंटे और या 2 घंटे में हम पहुंच रहे हैं और ये लगता है कि इसकी खून की नाली में चोट है। दूसरी चीज ये है पेशेंट को शिफ्ट कहाँ करना होता है, और जो है मेन हॉस्पिटल से या मेन किसी बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट्स कितनी दूर हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा चोटें हैं, जैसे कि उसको सर में चोट है, उसको आपको ऐसा लगता है कि उसकी जो है कई जगह से हड्डियां भी फ्रैक्चर हैं, पेट में उसके गुम चोट हो सकती है, तो आप पेशेंट को शुरू में ही आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा शहर आपसे अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की भी दूरी पे है, आप कोशिश ये करें कि आप पेशेंट को सबसे पहले बड़े हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करें। अगर कुछ पेशेंट को कुछ जो है पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ वो उतना ज़्यादा नहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप प्लीज़ किसी पेशेंट को किसी आप अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएं। लेकिन ये सारे पेशेंट्स छोटे हॉस्पिटल्स में, छोटे क्लिनिक्स में मैनेज नहीं हो पाते हैं। फिर क्या होता है कि जब आप छोटे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे के बाद जब पेशेंट बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट होते हैं तो हमारा जो एक गोल्डन आवर है, हमारा जो एक बहुत ज़रूरी वक्त है, वो हम खो देते हैं। एक सबसे बड़ी एक चीज़ ये होती है कि जब भी आपकी मांसपेशी में चोट लगी है, आपकी खून की नाली में चोट लगी है, तो खून की नाली को जोड़ना या उसका बहाव देखना पहले 2-3 घंटे में डॉक्टर्स को पेशेंट को अटेंड करना चाहिए। क्योंकि अगर खून की नाली फटी हुई है तो उससे हमारी मांसपेशियां अगर 5 घंटे, 6 घंटे के बाद अगर उसकी सर्जरी भी होती है या अगर उसे किसी भी ढंग से, किसी भी प्रकार से ठीक किया जाता है तो फिर उसमें देर हो जाती है और उसमें मांसपेशियां और नसों को काफ़ी चोट होती है और उसमें कभी कभी लोग अपने हाथ या पाँव गंवा भी सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि अगर खून का बहाव बहुत ज़्यादा है तो आप शुरू में ही पेशेंट को आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लाएं। बहुत ज़्यादा लोगों से बात ना करें, बहुत ज़्यादा आप लोगों से राय ना लें। 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोग आपको डिफरेंट टाइप की बात बोलेंगे। तो या तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं, जो भी हॉस्पिटल आपसे सबसे नज़दीक हो, और या तो अगर वहाँ आप नहीं जाने के लिए सक्षम हैं, आप किसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाएं। लेकिन आप शुरू में किसी छोटे हॉस्पिटल या क्लिनिक में पेशेंट को मत लेके जाइए। कभी कभी हम लोगों के लिए एज ऑर्थोपेडिक सर्जन इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है जब हम कभी कभी घरों को, उनकी फैमिलीज को, उनके लोगों को वो ट्रॉमा से जूझते हुए देखते हैं जिसको हम कभी शायद बचा सकते थे। कभी ऐसा होता है कि एक पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है, वाइफ की डेथ हो गई है और जो हस्बैंड भी आईसीयू में है और उसको हस्बैंड को मालूम ही नहीं है कि वाइफ की डेथ हो गई है और वो ये पूछ रहे हैं कि मेरी वाइफ कैसी है। हम लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है कि उसको भी झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए एज सर्जन्स एंड एज डॉक्टर्स। कभी कभी लोग अपना हाथ गंवा देते हैं, पैर गंवा देते हैं। एंड जो बिलीव मी, सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्जरी मेरे लिए करना एम्पुटेशन की होती है, जब हमें किसी का मजबूरी तहत किसी का हाथ निकालना होता है और किसी का जो है पैर निकालना होता है। ज़्यादातर जो भी लोग एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग जो है यंग लोग ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज वाले भी लोग होते हैं लेकिन जो है यंग लोग ज़्यादा होते हैं। अभी कुछ रोज पहले एक यंग लड़का एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, करीब 30 साल के आसपास का, तो उसका भी पैर निकालना पड़ा था। वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली वालों का ध्यान रखें। थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलाएं। जो कुछ भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो कुछ भी हम जो है सावधानियां बरत सकते हैं वो हम करें। रात में गाड़ी ना चलाएं, फास्ट गाड़ी ना चलाएं, अपने टायर्स का ख्याल रखें, अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, सीट बेल्ट्स पहने,
और आप हेलमेट्स पहने और अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट होती है और आपके परिवारजनों के लिए उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन अ चाइल्ड लूजिंग हिज फादर ऑफ एन एक्सीडेंट, जो कि शायद बचाया जा सकता था। तो ये कुछ सावधानियां हैं, ये कुछ बातें हैं कि जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई जो है सबसे पहले तो एक्सीडेंट ना हो, और अगर एक्सीडेंट हो भी गया है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मरीज को कैसे आप उसका ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप मरीज को सही जगह पहुंचा सकते हैं। अगर आपने इतना भी कर दिया तो आपने सोसाइटी में अपना हक अदा कर दिया है। थैंक यू। नमस्कार।